हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडस ब्रेन्स एजुकेशन। और ये आज का जो न्यूज़पेपर है, संडे का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। तो हम देखेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में है। तो एज यू कैन सी दैट Israel military says northern Gaza residents must not delay evacuation। इसराइल की जो यहाँ पे मिलिट्री है वो ये कहती है कि जो गाजा के जो गाजा में जो लोग हैं इसके नदर्न पार्ट में, उनको इस सिटी को इवैक्यूएट करना है, खाली करना है। इसराइल हैज डेजिग्नेटेड 2 सेफ रूट्स फॉर मोर देन 1 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ नदर्न गाजा टू लीव फॉर द साउथ ऑफ द ब्लॉकेडेड टेरिटरी। हमास चीफ एक्यूजेस इसराइल ऑफ वॉर क्राइम्स and preventing humanitarian aid from entering गाजा स्ट्रिप। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को। अब क्योंकि जो आपका इसराइल है, इसराइल ने बोला है फिलिस्तीन वालों को कि आप जो गाजा में जो भी रह रही हैं मुस्लिम्स जो है, वो उनको उस सिटी को इवैक्यूएट करके जो सदर्न पार्ट है उसमें जाना है। तो यहाँ पे जो हमास है, हमास जो एक आतंकवादी ग्रुप है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, उसने अक्यूज किया है इसराइल को कि ये जो क्राइम है ये वॉर का क्राइम है और ये ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग गाजा स्ट्रिप। राइट, अब हम देखते हैं आज का जो आर्टिकल है उसमें क्या है। देखिए, इजरायली मिलिट्री सेड ऑन सैटरडे दैट गाजा सिटी रेसिडेंट्स मस्ट नॉट डिले देयर डिपार्चर बिफोर एन एक्सपेक्टेड ground offensive starts as people leaving the north of the territory again jammed roads south। क्या है, इसराइल की मिलिट्री ने सैटरडे को ये कहा है कि गाजा के जो सिटी के जो रेसिडेंट्स है उनको अपने डिपार्चर को डिले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑफेंसिव जो है एक वॉर का तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, वहां पे उनको है कि एक वॉर स्टार्ट होगी तो उसको जो है बॉम्बार्ड किया जाने वाला है। जो भी पीपल जो सिटी को लिव कर रहे हैं, नॉर्थ पार्ट में जो रह रहे हैं टेरिटरी को, उनको कहाँ पे जाना है, साउथ में। इसराइल हैज डेजिग्नेटेड 2 सेफ रूट्स फॉर मोर देन 1 मिलियन रेसिडेंट्स। अब इसराइल ने क्या कहा है कि यहाँ पे जाने के लिए आपके पास 2 सेफ रूट्स है। ठीक है, एक से लगभग 10 लाख लोग जो है वो अपना पलायन करेंगे साउथ की तरफ। ठीक है, और वहां पे जो है वो टेरिटरी है, थोड़ा सा ब्लॉकेड टेरिटरी है। मिलिट्री के जो स्पोक्समैन है रिचार्ड, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ सेफ पैसेज विंडो। एक विंडो है, एक रास्ता है जो सेफ है 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। ठीक है, रोड्स पे डाउन द गाजा कोस्ट एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द नैरो पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो आपको कैसे जाना है, जो भी लोग वहां पे उस नदर्न पार्ट को लीव करेंगे गाजा के, उनको कैसे जाना है, डाउन द गाजा कोस्ट, एक कोस्टल जो एरिया है उससे उनको जाना है, जो पैलेस्टीन का सेंटर ऑफ द नैरो पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जैसे पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उसके सेंटर से उनको गुजर के जाना है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर की होने वाली है। बहुत सारे जो गैजन्स लोग हैं, गाजा के लोग हैं, उन्होंने बसेस को पैक किया है, कार को और डोंकी कार्ट्स को, अगेन ऑन सैटरडे टू एस्केप द नदर्न जोन। तो उनको जाना है नदर्न जोन से सदर्न जो जोन है उस पे जाना है। तो एक डर का माहौल है, वेयर द बल्क ऑफ इजरायली एयर एंड आर्टिलरी स्ट्राइक्स हैव अकर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि इजराइल के जो लोग हैं वहां पे लगातार बोम्बार्डिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक एयर स्ट्राइक हुई थी गाजा के स्ट्रिप में और डर का माहौल है, बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे जा चुकी है। Alright, so without saying how many days the window would remain, ये जो जैसे ये अपना माइग्रेट कर रहे हैं नदर्न पार्ट से सदर्न की पार्ट से, तो ये कितने दिन तक उनको अलाउड किया जाएगा जाना, ये अभी पता नहीं है। वी नो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम बट वी आर बट वी रिकमेंड पीपल नॉट टू डिले। वो कहते हैं कि भाई आप ये अभी खुला रहेगा, ओपन रहेगा, लेकिन हम ये रेकमेंड करते हैं लोगों को कि आप डिले मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी सदर्न पार्ट में जाइए।
इसराइली हैज फेस्ड कॉल्स फ्रॉम द यूएन। अब इसराइल को यूएन से, यूनाइटेड नेशन से कॉल आई है, यूनाइटेड स्टेट से भी कॉल आई है और यूरोपियन यूनियन से भी कॉल आई है डिले करने के लिए, एक टू डिले एन एक्सपेक्टेड फुल ऑफेंसिव टू गिव सिविलियन टाइम्स टू लिव। इसको आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए, ठीक है। ये लोग जो है कह रहे हैं किसको, इसराइल को। फोकस क्या है, सिटी पे। इसराइल की जो मिलिट्री है उसने इंडिकेट किया है कि गाजा का जो शहर है विल बी द फोकस ऑफ इट्स ऑपरेशन। इनको किस पे ऑपरेशन करना है, सिर्फ गाजा सिटी पे, बिकॉज दिस इज द बेस फॉर द हमास लीडरशिप। क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूज करते हैं कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहीं पे अपना बेस बनाए हुए है, दैट इट ब्लेम्स फॉर द अटैक्स। और उनको ये है कि हमास ने इन पर अटैक किया था तो इन लोगों को बदला लेना है। दैट लेफ्ट एटलीस्ट 1300 डेड इन इसराइल। हमास के अटैक की वजह से 1300 लोग इसराइल के मर चुके हैं। इसराइल अब अपना बदला ले रहा है, लोगों को बोल रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें जो हमास के जो लोग हैं उन पर हमें अटैक करना है। गाजा की जो अथॉरिटी है वो ये कहती है कि कम से कम 2250 पीपल हैव डाइड इन इजरायली रिटेलिएटरी स्ट्राइक अगेंस्ट गाजा। अब यहाँ पे गाजा की जो अथॉरिटी है वो भी कह रही है कि लगभग हमारे 2215 लोग मर चुके हैं। इसराइल ने जो अटैक किया था, एक एयर स्ट्राइक की थी गाजा के अगेंस्ट ओवर द पास्ट 7 days। Among them 324 people were killed in the past 24 hours alone, the Hamas controlled health ministry said। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ से लोगों की जाने जा रही है। हमास के जो चीफ इस्माइल हानिया है, सैटरडे को उन्होंने अक्यूज किया है इसराइल को उन्होंने अक्यूज किया है, आरोप लगाया है एक कि ये लोग एक वॉर क्राइम को कमिट कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रिवेंट कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप तक जाने पे। एक इजराइल पाउंड्स द ब्लॉकेड टेरिटरी विद एयर स्ट्राइक। तो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने इसको ब्लॉकेड कर दिया है टेरिटरी को एयर स्ट्राइक करके। इसराइल की जो इतनी एट्रोसिटी है, ये इसकी वजह से वॉर क्राइम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लेटर में जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सेक्रेटरी जनरल एंटिनो को दिया था, दैट वाज पोस्टेड ऑन द पैलेस्टीनियन ग्रुप वेबसाइट। और ये लेटर जो है पैलेस्टीनियन के जो ग्रुप वेबसाइट है उस पर भी पोस्ट हुआ था। वो बोलने की बारबरिक सीज है। हैनिये ने कहा है, कंडेम किया है कि बारबरिक इजरायली सीज इम्पोज्ड ऑन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, चार्जिंग दैट इजरायली ऑक्यूपेशन इज बेनिंग। इजराइल ने अपना ऑक्यूपेशन कर दिया है, जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है जो जाना चाहिए था इस पैलेस्टीनियन लोगों को, वो नहीं पहुंच पा रहा है, ना मेडिकल सप्लाईज जा पा रही है गाजा स्ट्रिप में। उन्होंने कहा है कि Israel to pressure Israel into letting humanitarian aid enter into the Gaza। और वो एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं ग्यूटेर से कि आप प्रेशर करो इसराइल को, ताकि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है कम से कम गाजा के लोगों को वो तो दे सके। तो देखिए, जैसे कि इस आर्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि वॉर जब भी होती है नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ से जाने जा रही है। चाहे आप इसराइल की बात कर ले, ठीक है, चाहे आप पैलेस्तीन के लोगों की बात कर ले, जाने दोनों तरफ से जा रही हैं। जो मासूम लोग हैं उनकी जो जान है वो जोखिम में है। और हम जानते हैं कि कोई भी जो वॉर है उसका अंत जो है वो कभी भी सुखद नहीं होता। जैसे कि हमने अशोका, जो सम्राट अशोका थे, उनकी कहानी से प्रेरित होके उनकी कहानी से प्रेरित होके हमें ये जो वॉर है उसको बंद कर देना चाहिए। बिकॉज सम्राट अशोक ने भी जब कलिंगा की वॉर जीती थी, कलिंगा को जीता था, तो वो बहुत ही दुख हुए थे कि ये जो वॉर है वो कभी भी आदमी की कामयाबी का कारण नहीं बन सकती। ठीक है, इतनी सारी जानें दोनों तरफ जा रही है वॉर की वजह से। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है, ईरान के मिनिस्टर वार्न कर रहे हैं इजराइल को ऑफ स्प्रेड ऑफ वॉर अक्रॉस वेस्ट एशिया। कि ये जो इजराइल है, ये इजराइल ऑफ स्प्रेड ऑफ वॉर अक्रॉस वेस्ट एशिया की जो भी इजराइल पैलेस्टीन के बीच में वॉर है, इसका डर है कि वेस्ट एशिया में ये स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैटरडे को उन्होंने
इसराइल के साथ एक मीटिंग की, सॉरी, इसराइल को बोला कि आपको ये जो गाजा पे जो आप अटैक कर रहे हैं आपको इसको बंद करना है, एंड वार्न कर रहे हैं दैट द वॉर माइट एक्सपेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वेस्ट एशिया, कि ये जो लड़ाई है जो आप लड़ रहे हो ये वेस्ट एशिया के दूसरे पार्ट में भी जा सकती है, राइट। इफ हेजबोल्ला जॉइंस दी बैटल, अगर इस बैटल को हेजबोल्ला ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो वॉर है ये बिल्कुल जा सकती है वेस्ट एशिया में भी, ये डर जो है वो इन्होंने अपना जताया है। तो वुड मेक इजराइल सफर अ ह्यूज अर्थक्वेक, तो वो बोलने की अगर इसको हेजबोल्ला ज्वाइन कर लेते हैं तो भाई इजराइल को बहुत सफर करना पड़ेगा इस वॉर की वजह से। हुसैन जो है वो रिपोर्टर को बताया है बेरट में कि लेबनान के जो हेजबोल्ला ग्रुप है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बोलने की लेबनान जो है, लेबनान भी एक्चुअली में एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही है, मुस्लिम मेजोरिटी है वहां से, कि उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स को कि जो बेरट में उन्होंने बोला है कि लेबनान के जो हिजाबुल्लाह ग्रुप है has taken all the scenarios of a war into consideration and Israel should stop its attacks on Gaza as soon as possible, कि जो आपका जो ये ग्रुप है हेजबुल्ला का जो ग्रुप है वो भी आ सकता है इस लड़ाई में। Israel consider हेजबुल्ला its most serious immediate threat, अब इसराइल क्या कह रहा है कि हेजबुल्ला जो है उनको डर है किससे, हेजबुल्ला से। ये कौन कंसिडर कर रहा है, इजराइल इसको कंसिडर कर रहा है कि हमें अगर है किसी से थ्रेट अब वॉर के टाइम से तो वो हमें किससे है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ हेजबोल्ला से है, ठीक है। एस्टिमेटिंग इट हैड सम 1,15,000 रॉकेट्स एंड मिसाइल, अब ये कह रहे हैं कि जो हेजबोल्ला है इनके पास इतना ज्यादा मिसाइल है, इंक्लूडिंग प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल दैट कैन हिट एनीवेयर इन इजराइल। तो इजराइल जो हेजबोल्ला के पास क्या है, कुछ इस तरह की जो मिसाइल है जो कहीं पे भी हिट कर सकते हैं इजराइल को। द ग्रुप विच हैज थाउजेंड्स ऑफ बैटल हार्डन्ड फाइटर्स हु पार्टिसिपेटेड इन सीरियाज 12-year कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये वो ग्रुप है जिसने सीरिया में जब 12 साल तक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इनके पास डिफरेंट टाइप है मिलिट्री ड्रोन्स। हेजबुल्ला के जो फाइटर्स है हैव बीन ऑन फुल अलर्ट अलोंग लेबनान्स बॉर्डर, तो हेजबुल्ला के जो फाइटर है जो लेबनान है, लेबनान के बॉर्डर्स पे है और पूरे अलर्ट में है, विद इजराइल फॉलोइंग लास्ट सैटरडेज अटैक बाय द मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप, विद इजराइल लास्ट सैटरडे अटैक बाय द मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास दैट लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ इजरायली सिविलियंस एंड सोल्जर्स डेड। तो इसमें क्या है कि लास्ट सैटरडे को जैसे कि हमास जो है वो एक मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप है, उसने अटैक किया था, इस पे अटैक किया था, उसने अटैक किया था इजराइल पे, जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। सैटरडे को इजरायली की जो मिलिट्री है उन्होंने बोला है इजरायली ड्रोन स्ट्राइक अलोंग द बॉर्डर विद लेबनान, कि इजराइल की जो एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी लेबनान के बॉर्डर पे, इसने कितने लोगों को मारा था, इसने एक सेल को मार रहा था जो ट्राई कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इजराइल में। फ्राइडे को हेजबोल्ला ने कहा है कि जो इसके फाइटर है फायर्ड सेवरल रॉकेट्स एट 4 इजराइल पोजीशन। अब हेजबोल्ला के जो फाइटर है उन्होंने बहुत सारे जो रॉकेट है उनको फायर किया है 4 इजराइल की पोजीशन पे बॉर्डर के अलोंग। मीटिंग विद हेजबोल्ला, मिस्टर अमीरब तोलाहियंस ने कहा है कि वो हेजबोल्ला के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। हेजबोल्ला के जो लीडर है सैयद हसन नसरल्ला who briefed him on the group's condition in Lebanon, जिन्होंने उनको बताया है पूरा डिटेल में कि जो ग्रुप्स की जो कंडीशन किस तरह से है लेबनान में। I know about the scenarios that Hezbollah has put in place, मुझे पता है कि हेजबोल्ला ने जो भी सिनेरियो क्रिएट किया है, कोई भी जो स्टेप है, एनी स्टेप द रेसिस्टेंस विल टेक विल कॉज अ ह्यूज अर्थक्वेक इन द
जियोनिस्ट एंटिटी। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर ये हम लोग रेसिस्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक इजराइल जो है उसमें एक अर्थक्वेक आ सकता है। मिस्टर अमीर ने बोला है कि आई वॉन्ट टू वॉन्ट द वॉर क्रिमिनल्स, मैं जो वॉर के जो क्रिमिनल्स हैं उनको मैं वॉन्ट करना चाहता हूँ और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं इस एंटिटी को, बिफोर इट्स टू लेट टू स्टॉप द क्राइम अगेंस्ट सिविलियंस इन गाजा। तो कह रहे हैं कि जो सिविलियंस है गाजा उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार रुकना चाहिए, बिकॉज इट माइट बी टू लेट इन फ्यू आवर्स। तो ये बहुत देरी हो सकती है फ्यू आवर्स में। तो बिल्कुल बिल्कुल वार्न कर रहे हैं, जो हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है लेबनान का वो पूरा वार्न कर रहा है इजराइल को कि आप जो ये कर रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। अब एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो है इजराइल एडमिट्स टू मिस्टेक्स इन फेलिंग टू प्रेडिक्ट अटैक। जो इजराइल है वो एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल से सैटरडे को उन्होंने कहा है कि हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट किया है, किसमें, इंटेलिजेंस में, असेसमेंट में, अहेड ऑफ अ ब्रूटल हमास अटैक लास्ट वीकेंड दैट टुक द कंट्री बाय सरप्राइज। कि उनको भी बिल्कुल नहीं पता था कि हमास जो है वो इस तरह से उनको अटैक कर देगा, वो बिल्कुल सरप्राइज थे, शॉकिंग था उनके लिए। पैलेस्टीनियन के जो मिलिटेंट्स हैं अक्टूबर 7 को उन्होंने एक मल्टी प्रोन्स्ड असोल्ट को लॉन्च किया था, जिससे क्या हुआ था, गाजा का जो बॉर्डर है उसको ब्रीच किया था, ब्रीचिंग द गाजा बॉर्डर बैरियर एंड टारगेटिंग द सदर्न इजरायली कम्युनिटीज एंड आर्मी बेसिस। और जो इसराइल की जो कम्युनिटी है उनको टारगेट किया था और इसकी जो आर्मी है, आर्मी के बेस को भी टारगेट किया था। इट्स माई मिस्टेक एंड इट रिफ्लेक्ट्स द मिस्टेक ऑफ ऑल दोज मेकिंग असेसमेंट्स। तो वो कहते हैं कि ये मेरी भी मिस्टेक्स है और उनकी भी मिस्टेक्स हैं जो असेसमेंट्स को बना रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैशी हनेजबी टोल्ड अ प्रेस ब्रीफिंग व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज recent remarks predicting no Hamas aggressions. We really believed that Hamas learned the lesson from. वो कहते हैं कि हमें ये यकीन है कि हमास को एक सबक मिल गया है। इसका जो लास्ट मेजर वॉर है इजराइल के साथ वो 2021 में था, जिसमें 1300 से ज्यादा सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मारे गए थे सिंस द अटैक बिगेन अकॉर्डिंग टू इजरायली ऑफिशियल्स, एंड एटलीस्ट 120 जो है वो सीज्ड हो चुके हैं आई मिलिटेंट्स एंड बिलीव टू बी हेल्ड कैप्टिव इन गाजा। सॉरी, ये अभी की बात है, ये डेटा अभी का है। 1300 से ज्यादा जो सिविलियंस है इजराइल के में वो मारे गए हैं हमास के द्वारा, और लगभग 120 जो है उनको सीज कर लिया है किसने, जो मिलिटेंट्स है वहाँ की हमास की, तो उनको कैप्टिव बना के रखा है गाजा में। मिस्टर हैनेजबी ने रिजेक्ट किया है नेगोशिएशन टुवर्ड्स एनी प्रिजनर स्वैप डील विद हमास। वो कह रहे हैं कि हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे हमास के साथ। देयर इज नो वे टू नेगोशिएट विद एन एनिमी वी हैव सोन टू ओब्लिटरेट। तो वो कह रहे हैं कि हम इस ऐसे दुश्मन के साथ कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। ओके, so heated fighting in Avdiivka as Russia tries to surround city. Moscow shoots down 2 drones over Black Sea. ठीक है, पढ़ते हैं। ईव ने रिपोर्ट किया था एक हीटेड फाइटिंग इस पे अराउंड इट्स ईस्टर्न सिटी ऑफ अवदीवका ऑन सैटरडे, सेइंग कि रशिया की जो फोर्सेस है उन्होंने स्टॉप नहीं किया है असोल्टिंग द सिंबॉलिक इंडस्ट्रियल हब फॉर डेज इन देयर अटेम्प्ट टू सराउंड इट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम सब जानते हैं यूक्रेन रशिया के बीच में एक वॉर चल रही है, तो ईव ने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे एक हीटेड फाइटिंग है इस पे इसकी जो ईस्टर्न सिटी है, ईस्टर्न सिटी जो है अवदीवका जो है ईस्टर्न सिटी ऑफ अवदीवका ऑन सैटरडे। उन्होंने ये कहा है कि रशिया की जो फोर्सेस है उन्होंने अभी भी उनको असोल्ट करना स्टॉप नहीं किया है। सिंबॉलिक इंडस्ट्रियल हब जो है उसको वो क्या कर रहे हैं, असोल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको जो है वो सराउंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन लास्ट वीक सेड रशिया हैड स्टेप अप असोल्ट्स ऑन द फ्रंटलाइन सिटी। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रशिया जो है उसने असोल्ट कर दिया है इस पे फ्रंटलाइन सिटी को, जो 15 किलोमीटर है कहाँ से, मॉस्को से, ठीक है।
अब अवदिव्का जो है हैज बीन अ सिंबल ऑफ यूक्रेनियन रेसिस्टेंस। अवदिव्का जो है वो एक सिंबल है किसका, यूक्रेनियन के रेसिस्टेंस का 2014 से, आफ्टर इट ब्रीफली फेल टू रशियन बैक सेपरेटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रशिया की जो फोर्सेस है अब वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है टेरिटरी टू द ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अवदिव्का। जैसे ये अवदिव्का है तो अवदिव्का सिटी के नॉर्थ पे और जो साउथ है, ठीक है, टेरिटरी टू द ईस्ट, और जो ईस्ट है उसको क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है। फॉर द 5th डे ऑलरेडी द एनिमी हैज नॉट स्टॉप ईदर असॉल्टिंग और शेलिंग पोजीशन अराउंड द सिटी। अब वो कह रहे हैं कि 5वां दिन हो गया है, ऑलरेडी जो एनिमी है रशिया है उसने स्टॉप नहीं किया है असोल्ट करना और अपनी पोजीशन को बनाए रखना किस पे, सिटी के अराउंड। तो विताली पैराबैश जो हेड है किसके, सिटी के, उन्होंने ये कहा है इट इज वेरी हीटेड ही सेड ऑफ द फाइटिंग, दे आर ट्राइंग टू सराउंड द सिटी। वो सिटी को जो है सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर बराबश एडिड क्लेमिंग दैट मॉस्को जो है वो क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, किसको डिप्लॉय कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को एरिया में, ठीक है, और भी ज्यादा फोर्सेस जो है उसको डिप्लॉय कर रहा है मॉस्को किसमें, एरिया में। कीव्स इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि रशिया की जो शेलिंग है उसने डिस्ट्रॉय किया है वहां पे एक 5 स्टोरी बिल्डिंग किसमें, सिटी में, saying that it believed a man in his 60s was under the rubble but it was impossible to retrieve the body। तो जैसे वो कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है सिटी में, उसको क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया है। saying it believed a man in his 60s was under the rubble but it was impossible to retrieve the body। okay, order to evacuate, it urged residents still in अवदिव्का टू इवैक्यूएट। उनको भी ऑर्डर दिया गया है सिटी को खाली करने के लिए। कुछ 1600 सिविलियन जो है उनको ऐसा माना जाता है कि वो शहर में है, सिटी में है, विच हैड अ प्री वॉर पॉपुलेशन ऑफ 31,000। उसमें क्या है कि 31,000 जो है वो पॉपुलेशन है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स है वोलोदिमीर, उन्होंने कहा है कीव को was holding its ground in अदीवका but मॉस्को claimed that it had improved its position here। लेकिन मॉस्को ने क्लेम किया है कि इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे सेकंड जो आपका देखने को मिले वो ये है कि यूक्रेन ऑल्सो सेड दैट अ रशियन अटैक किल्ड एन 11-year-old बॉय इन द ईस्टर्न विलेज ऑफ बैगेतिर। रशिया ने अटैक किया है जिसकी वजह से 11 साल का जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई है बैगेतिर में। ऑल्सो इन दी डोनेट्स्क रीजन सम 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अवदीव्का जो 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। रशिया ने सैटरडे को कहा है कि इसने शॉट डाउन किया था टू अटैक ड्रोन्स ओवर द ब्लैक सी इन द सदर्न रिजोर्ट सिटी ऑफ द सोची। तो रशिया ने कहा है कि इसने 2 जो ड्रोन है उनको शूट किया था ब्लैक सी के ऊपर, जिसमें सदर्न रिजोर्ट में सिटी के। यूक्रेन हैज हिट रशियन सिटीज की, यूक्रेन जो है वो भी हिट कर रहा है रशिया की सिटीज को ड्रोन के साथ फॉर मंथ्स। बट सोची एक माउंटेन और एक सी रिजोर्ट है सो फार बीन लार्जली स्पेयर्ड फ्रॉम अटैक। तो देयर वर नो कैजुअलिटीज और डैमेज इन द सिटी। द गवर्नर ऑफ द सदर्न Rasnodar said, adding that the airport was working normally and that the situation was under control। तो यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज तो नहीं है, सिचुएशन भी कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी जो रशिया और यूक्रेन है उनकी अभी भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज आर्टिकल है वो है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर होगा किसमें, ड्रोन्स में। गैरुडा एरोस्पेस ये बोलता है। लाला टेंडू मिश्रा, ठीक है, अग्निश्वर जयप्रकाश, as drone use across sectors increases rapidly। तो जैसे ड्रोन का जो यूज है सेक्टर्स में इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, कपल्ड विद द गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव की स्कीम भी लेके आई है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्रोन की वो ज्यादा से ज्यादा हो।
इंडिया कुड बी बिकम अ सीरियस ग्लोबल प्लेयर इन दिस सेक्टर। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मुल्क है भारत, वो एक पॉसिबल यहाँ पे एक सीरियस प्लेयर बन सकता है इस सेक्टर में। ये कौन कह रहा है दावे के साथ? ये कह रहा है गैरुडा का एरोस्पेस के जो फाउंडर है और सीईओ है अग्निश्वर जयप्रकाश। ठीक है, अग्निश्वर जयप्रकाश ने ये कहा है। कंपनी इज लुकिंग टू रेज $40 to 50 मिलियन। और वो कह रहे कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, कंपनी इज लुकिंग टू रेज $40 to 50 मिलियन, राइट। कंपनी जो है इट इज लुकिंग टू रेज $40 to 50 मिलियन इन 2024 इन प्री IPO राउंड आफ्टर रेजिंग $32 मिलियन एंड अनाउंसिंग क्रिकेट MS धोनी एज इट्स एम्बेसडर। कंपनी जो है पॉसिबिलिटी क्या है कि वो $40 से 50 मिलियन जो है 2020 में कमाएगा। ठीक है, और इसके जो एम्बेसडर है वो क्रिकेटर MS धोनी है। करंटली गैरुडा ने ऑफर किया है 30 डिफरेंट तरह के ड्रोन्स, कहाँ पे, एग्रीकल्चर के अक्रॉस वीडियोग्राफी एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस एंड मोर देन 50 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये जो है जैसे एग्रीकल्चर यूज में हम ड्रोन का यूज करेंगे, वीडियोग्राफी के लिए यूज करेंगे, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और सर्विलेंस को रखने में भी। और लगभग 50 से ज्यादा जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। इट इज एमिंग टू सेल एटलीस्ट 1 लाख ड्रोन्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर। और ये पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 1 लाख जो ड्रोन है वो सेल हो जाएंगे, किसमें, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, किसमें, एग्रीकल्चर में एंड कंज्यूमर सेगमेंट में। कंपनी के जो मिस्टर जयप्रकाश है उन्होंने कहा है कि उनका 55% मार्केट शेयर है इसमें, एग्रीकल्चर ड्रोन सेक्टर में, राइट। अब यहाँ पे ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया जो है वो ड्रोन को क्या कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लॉज है, जो आर्टिकल है वो आया है, और ये जो आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट को लेके आया है, विमेन लॉज को लेके आया है, लॉज रिलेटेड टू विमेन। सो व्हाई आर अबॉर्शन लॉज इन द स्पॉटलाइट अगेन? क्यों स्पॉटलाइट में है? व्हाट आर द रूल्स ऑन टर्मिनेटिंग अ प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट। एक एक्ट है जिसमें औरत को ये आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकती है अगर कोई मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से जो बेबी है और मदर है उसको काफी हेल्थ को रिस्क है। Why has the case of a married woman who is 26 weeks pregnant led to a pro-life versus pro-choice debate? अब जैसे 26 जो वीक्स है एक औरत की, जब वो ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगी, तो उसको थोड़ा सा जान का खतरा रहता है, काफी रिस्की रहता है, राइट स्टोरी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल में क्या है। एक मैरिड वुमेन है, अगर वो 26 वीक्स की प्रेग्नेंट है और उसने एक अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को सीकिंग टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी citing inability to take care of the child due to postpartum depression and other health issues। तो वो ये कहते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, दूसरे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उसने अप्रोच किया था 26 वीक की जो लेडी थी कि मुझे ये जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है। उसके खुद के दो और बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 9 को उसकी अग्री किया था उसकी प्ली को, बट 2 दिन बाद 2 जज की जो बेंच थी जस्टिस की, जैसे कि हिमा कोहली और बीवी नागारंता, उन्होंने डिलीवर किया था एक स्प्लिट वर्डिक्ट व्हेन द गवर्नमेंट ब्रांडिश्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसने कहा था कि जो फीटस है वो वाइबल एंड हैड अ हार्ट बीट, कि आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। जो फीटस है 26 वीक्स में ये वाइबल है और उसके हार्ट बीट है। Aborting it at this stage would mean either putting a stop to the heartbeat or delivering the baby prematurely। इसका मतलब है कि जैसे अगर आप अबोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप बच्चे को मार रहे हैं, उसको की जो हार्ट बीट है उसको रोक रहे हैं, या फिर आप जो प्री मेच्योर बेबी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, विच माइट लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस बोथ मेंटल एंड फिजिकल फॉर द चाइल्ड। तो ये बच्चे के लिए भी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। ठीक है,
केस वॉज देन रिफर टू अ लार्जर बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर लार्जर बेंच को इसको रेफर किया, विच हैज ऑब्जर्व दैट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड कैन नॉट ओवरलुक द राइट्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड, thus igniting a pro life versus pro choice debate। तो यहाँ ये कहा गया था कि ओवरलुक कैन नॉट ओवरलुक द राइट्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड। अब यहाँ पे जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो अनबोर्न है, उस पे उसकी राइट्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। और तो यहाँ पे एक डिबेट का एक क्वेश्चन आता है, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट। तो व्हाट डज दी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, क्या कहता है? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो अमेंडमेंट का जो एक्ट है 2021 में ये आया था, इसका जो ओपिनियन है वो ये है कि ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी रिक्वायर्ड, से इसके सिर्फ एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको एबॉर्शन करना है फीटस का, जिसमें 20 वीक्स जो है जेस्टेशन के, एंड टू फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सिर्फ एक प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी अगर आप 20 वीक्स के प्रेग्नेंट है, अगर 20 से 24 हफ्ते गुजर चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो यहाँ पे 2 जो प्रैक्टिशनर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओपिनियन ऑफ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर एबॉर्शन ओवर 24 वीक्स। अब जैसे 24 वीक्स के बाद आप एबॉर्शन कर रहे हैं तो आपका जो स्टेट का लेवल का जो मेडिकल बोर्ड है उसके ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फीटल एबनॉर्मेलिटीज। अगर जो बच्चा है, जो फीटस है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 21 का जो लॉ है वो डिफरेंट कैसे है अर्लियर 1971 का। देखिए, 2021 का जो एक्ट है इसने इंक्रीज कर दिया है अपर जेस्टेशन लिमिट को 20 से 24 वीक्स। ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन, जैसे इंक्लूडिंग जो सर्वाइवर्स है रेप की, या फिर जो विक्टिम है इंसेस्ट की, या फिर दूसरे वल्नरेबल विमेन जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड है और माइनर्स है, तो उनके लिए ये जो जेस्टेशन की जो लिमिट है वो 20 से 24 वीक कर दी है। कॉन्फिडेंशियली क्लोज वाज एडेड विच सेड दैट की जो नेम है और अदर पर्टिकुलर्स है एक वुमेन के जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है उसको हम रिवील नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ। सिर्फ उसको दे सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है पर्सन कानून के द्वारा। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड दैट की जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी सर्विसेज है अंडर द क्लोज ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो चुका है, जो अनमैरिड विमेन है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन बेस्ड ऑन अ विमेन्स चॉइस इररेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो फेलियर है जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का जैसे फेलियर हो जाता है कई बार, जो विमेन है जो अनमैरिड है उनको हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है एक्सेस किसका, ताकि वो अबॉर्शन को कर सके सेफली। ठीक है, तो वो एक विमेन की जो चॉइस है। व्हाट इज ग्लोबल ट्रेंड ऑन एबॉर्शन लॉज। अब जैसे जो एबॉर्शन को लेके पूरा जो ग्लोब है उसका उस पे क्या ट्रेंड है, हम ये इसमें पढ़ेंगे। देखिए, ग्लोबली देयर हैज बीन अ ट्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबली यहाँ पे एक ट्रेंड है टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन लॉज एंड इंक्रीज एक्सेस टू एबॉर्शन सर्विसेज। एक ट्रेंड आया है कि ये जो एबॉर्शन लॉज है इनको हमें क्या करना है, लिबरलाइज करना है, और जो एबॉर्शन की जो सर्विसेज है उनका जो एक्सेस है वो इंक्रीज हमें करना है। अर्ली 90s में अगर बात करें, नियरली जो 60 कंट्रीज थी वर्ल्ड की, उन्होंने है अबॉर्शन लॉज को थोड़ा सा इजी बना दिया था ताकि वो क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके ग्राउंड्स अंडर विच एबॉर्शन इज लीगल, एबॉर्शन को लीगल करने के लिए। केवल 4 कंट्रीज थी, जैसे कि यूएस थी, एल साल्वाडोर थी, एंड निकारागुआ थी, पोलैंड थी। उन्होंने रिमूव कर दी थी लीगल ग्राउंड्स इसके अबॉर्शन के लिए इस टाइम पीरियड में। मोस्ट नोटेबली यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एलिमिनेट कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन राइट को टू एबॉर्शन इन 2022। अब जो व्हाट आर्गुमेंट्स डिड सुप्रीम कोर्ट जजेस गिव व्हाइल डिलीवरिंग अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द केस। एक 2 बेंच जो है जस्टिस कोहली और नागरंथा का, वो पहले फर्स्ट अलाउड द विमेन टू एंड हर प्रेगनेंसी। उन्होंने अलाउ कर देता है विमेन को कि आप अपनी प्रेगनेंसी को एंड कर सकते हैं।
फिर उन्होंने जो वर्डिक्ट था उसको विड्रॉ कर लिया था एंड डिफर्ड ऑन वेदर द अबॉर्शन कुड गो फॉरवर्ड। दिस वाज, ये कब हुआ था? जब एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी एम्स से जिसने ये कहा था कि जो फीटल का जो हार्ट है वो बंद हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। इससे टू दिस जस्टिस कोहली ने ये कहा था शी वुड नॉट प्रोसीड विद द अर्लियर डिसीजन वंडरिंग विच कोर्ट कुड आस्क टू स्टॉप द हार्ट बीट ऑफ अ फीटस, क्योंकि यहाँ पे फीटस अभी जिंदा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं। तो हावेवर जो जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस नागारंता डिफर्ड एंड उन्होंने ये कहा था कि पेटिशनर वाज डिटरमिन्ड अबाउट हर डिसीजन टू नॉट प्रोसीड अहेड विद हर प्रेगनेंसी ट्रिगरिंग अ प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट। ठीक है, तो पेटिशनर थ्रू हर काउंसिल हैड आर्ग्यूड दैट शी वाज आस्किंग फॉर हर राइट्स अंडर आर्टिकल 21, कि इनकी जो आर्टिकल 21 में इनकी राइट्स है कि ये अपनी जो ये प्रेगनेंसी है उसको लीगल ठहरा रही है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है, जो ओवरराइड करता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को। ये जो फीटस है क्या ये लिविंग बीइंग है? व्हाट डज द लॉ से? अकॉर्डिंग टू मिस्टर अराथी पीएम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है स्कूल किसके, इंडियन लीगल थॉट के, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला में, इंडियन लीगल सिनेरियो जो है वो क्लियर नहीं है कि ये फीटस जो है वो लिविंग बीइंग है या फिर नहीं। एक जो प्रो चॉइस है डिस्कोर्स अकॉर्डिंग टू हर इज नॉट मटेरियली एंड पॉलिटिकली कंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंडियन सोसाइटी। अगर सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ प्रो चॉइस व्यू इन दिस, इट विल नॉट बी एबल टू set a precedent for the future. The reason she says is that Indian public health system is not geared up to address this. तो वो कहती है लेडी कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इतना सशक्त नहीं है कि वो इसको एड्रेस कर सके, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपेंसिव है। तो गेटिंग अ सेफ अबॉर्शन इन इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी प्रीकैरियस। अब यहाँ पे अगर आपको सेफ अबॉर्शन करवाना है इंडिया में, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड ब्रांच? अक्टूबर 12 को जो टॉप कोर्ट है उसने और उस विमेन से पूछा रिकंसिडर करो आप अपना डिसीजन कि आप ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती हो और फीटस को आप जो है कैरी करना चाहती हो फ्यू मोर डेज में, सो दैट द चाइल्ड इज नॉट बोर्न विद एनी डिफॉर्मिटीज। बेंच ने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे राइट्स है एक अनबोर्न चाइल्ड के भी, जो बच्चा भी दुनिया में नहीं आया है उसकी भी कुछ राइट्स हैं, एंड दैट कि जो वुमेन्स की जो ऑटोनॉमी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बेंच ने ये कहा है कि जो राइट्स है अनबोर्न चाइल्ड के उसको भी हमें कंसिडर करना है एंड शुड ऑल्सो बी बैलेंस। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब इसका क्या रास्ता है? देखिए, पेटिशनर जो है काउंसिल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि 27 साल की जो वुमेन है जो अनविलिंग हो रही है कंटिन्यू करने के लिए अपनी प्रेगनेंसी एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भी, शी हैज सेड दैट शी वाज अंडर मेडिकेशन फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप डिलीवरी करते हैं तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, और दूसरी मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो 3 जज की जो बेंच थी जो हेडेड थी CJI से, उन्होंने कहा है कि मेडिकल एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसको ऑर्डर दिया है कि आप एग्जामिन करो अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है इस फीटस में। तो एपेक्स का जो कोर्ट है उसने भी पूछा है मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन करने के लिए कि औरत का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। वो से शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो वो कह रहे कि इसको डिप्रेशन भी है औरत ने जैसे कि कहा है, और पोस्टपार्टम साइकोसिस भी है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ऑफर्ड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड पुट इट अप फॉर अडॉप्शन इफ द वुमन अग्रीज टू कैरी इट फॉर फुल टर्म। तो सरकार ने क्या है कि हम इस बच्चे का जो है टेक केयर करेंगे और आप इसको अडॉप्शन के लिए भी दे सकती हैं अगर आप इसको फुल टर्म के लिए कैरी करेंगी तो। अब एक इम्पोर्टेंट जो रिसर्च आई है वो ये है कि इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो डिजीज है तो इजिप्ट ये क्लेम कर रहा है कि वो इसको एलिमिनेट कर सकता। 9 अक्टूबर को WHO ने अनाउंस किया था कि इजिप्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस जो है वो बनाई है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस बी। WHO के हिसाब से इजिप्ट जो है वो पहली कंट्री हो चुका है जो गोल्ड टायर को अचीव करेगा इस स्टेटस को
क्योंकि वो एलिमिनेशन की बात कर रहा है हेपेटाइटिस बी की एज पर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी क्राइटेरिया। गोल्ड टायर स्टेटस जो है टू रीच द स्टेटेड गोल ऑफ एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस सी इंक्लूड्स specific criteria such as ensuring 100 plus blood and 100% blood and injection safety। तो यहाँ पे क्या है कि 100% जो है ब्लड और इंजेक्शन सेफ्टी होगी, मेंटेन करेंगे एक मिनिमम किसका 150 नीडल्स पर सिरिंज पर ईयर फॉर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। डायग्नोसिस होगी ओवर 80% ऑफ पीपल जो कहाँ पे रह रहे हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ रह रहे हैं, उनको है ये बीमारी। और 70% जो इंडिविजुअल्स है जो डायग्नोस हो जाते हैं हेपेटाइटिस सी से, उनका क्या होगा 70% लोगों का जो है ट्रीटमेंट भी होगा। ओके, एंड एस्टेब्लिश करना है एक सेंटिनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस सीक्वेली इंक्लूडिंग लिवर कैंसर। तो यहाँ पे क्या एक सर्विलेंस भी इनको करना है एक, क्योंकि इनको जैसे कि हेपेटाइटिस सीक्वेली के लिए जो कि लिवर कैंसर जो है उसको सर्विलेंस करेंगे उसका। इजिप्ट ने डायग्नोस किया है लगभग 87% जो है पीपल लिविंग विद हेपेटाइटिस सी कि 87% जो है जो लोग थे जो रह रहे थे हेपेटाइटिस सी के साथ, उनको डायग्नोस किया है। और 93% जो वो लोग थे उनको डायग्नोस किया है किसके साथ, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ, कि ट्रीटमेंट है जिसका क्योर है। और एक्सीडिंग द WHO गोल्ड टायर टारगेट्स ऑफ डायग्नोसिंग। और ये लोग खुशी की बात है कि इजिप्ट जो कंट्री है जो पहली होगी जो एक्सीड कर रही है। WHO ने जो टारगेट बनाया था वो था एटलीस्ट 85% ऑफ पीपल लिविंग विद हेपेटाइटिस सी, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू एटलीस्ट 70% ऑफ डायग्नोस्ड पीपल। लेकिन ये 70% ना होके 90% लोगों को जो डायग्नोज है उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। WHO ने कहा था इजिप्ट ने लगभग 100 मिलियन हेल्दी लाइव्स इनिशिएटिव जो है उसको लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग 100 मिलियन जो है लोगों को हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेंगे। Through this initiative, Egypt significantly reduced the prevalence of hepatitis C from 10%, तो 2016 में 10% था, ये 5% हो गया है 2018 में, और एक एस्टिमेटेड है कि ये 1% से भी कम था 2019 में। अफ्रीका के CDC ने ये कहा था कि ये जो इजिप्ट है ये हेपेटाइटिस सी को लगभग एलिमिनेट करने की कगार पे है। इजिप्ट की जो जर्नी है फ्रॉम हैविंग वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेट्स ऑफ हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन टू बीइंग ऑन द पाथ टू एलिमिनेटिंग इन लेस देन 10 years इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एस्टाउंडिंग। तो यहाँ पे कि लगभग इजिप्ट जो दुनिया का वो देश था जहाँ पे हेपेटाइटिस सी के पेशेंट सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब 10 साल का ये टाइम पीरियड रहा है जिसमें इजिप्ट ने बहुत ही कमाल करते हुए इनको एलिमिनेट कर दिया है। जो पेशेंट है पेशेंट की जो रेट है जो हेपेटाइटिस सी से सफर कर रहे हैं वो काफी लगभग एलिमिनेट हो गए हैं इजिप्ट से। तो ये कहा है डॉक्टर टेड्रोस ने जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। इजिप्ट एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड के लिए व्हाट कैन बी अचीव विद मॉडर्न टूल्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट एट द हाईएस्ट लेवल टू यूज these tools to prevent infection and save lives। तो इजिप्ट वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है कि आप मॉडर्न टूल्स को यूज करते हुए और पॉलिटिकल कमिटमेंट को यूज करते हुए आप जो हाईएस्ट जो लेवल है टू यूज दीज टूल्स, आप उन टूल्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन कम हो जाए और लोगों की जिंदगी सेव हो जाए। इजिप्ट की जो सक्सेस है मस्ट गिव ऑल ऑफ अस होप एंड मोटिवेशन टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी एवरीवेयर। With its commitment to eliminate hepatitis C, Egypt has succeeded in testing virtually the whole of the eligible population and has treated almost all those who are living with virus। तो अपने कमिटमेंट के साथ इजिप्ट जो है वो सक्सेस हुआ है टेस्ट करने के लिए वर्चुअली इस पे उस एलिजिबल पॉपुलेशन को जो कि हेपेटाइटिस बी से सफर कर रही थी, और ट्रीट भी कर दिया है ऑलमोस्ट उन सबको जो वायरस के साथ रह रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 किसका 12 मिलियन पीपल का जो हेपेटाइटिस सी के साथ रह रहे हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में।
डॉक्टर अहमद ने कहा है, जो कि WHO के रीजनल डायरेक्टर है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है। अब अफ्रीका के CDC के हिसाब से इजिप्ट जो था, इट वाज एबल टू अचीव ह्यूज सक्सेस विद हेपेटाइटिस सी ड्यू टू की इंटरवेंशंस अंडरटेकन इंक्लूडिंग, जैसे इन्होंने पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे किया था अंडरस्टैंड करने के लिए हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक को, ठीक है, हु इज अफेक्टेड एंड वेयर, कि कितने लोग अफेक्टेड है और कहाँ, एंड डेवलपिंग एन इन्वेस्टमेंट केस टू हाईलाइट द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, की जो लोग इससे सफर करते हैं उन इकोनॉमिक बर्डन कैसे होता है। इजिप्ट ने कस्टमाइज किया है एलिमिनेशन प्रोग्राम को बाय इन्वॉल्विंग जर्नलिस्ट डॉक्टर्स टू कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड यूजिंग टेलीमेडिसिन फॉर हार्ड टू रीच एरिया। अब कैसे इन्होंने इजिप्ट ने ऐसे किया है कि ऑल्सो कस्टमाइजेशन किया है किसका, ताकि जो ये जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है ये अच्छे से इफेक्टिव हो। कैसे इन्वॉल्व किया है इनको जर्नलिस्ट डॉक्टर को, टू कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, और डॉक्टर के अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स भी थे, एंड यूजिंग टेलीमेडिसिन फॉर हार्ड टू रीच एरियाज, और जो ऐसे एरियाज थे उनको जो है फोन पे ही दवाई दी है, ठीक है, जैसे आजकल टेली कंसल्टेशन का जमाना आ गया है, तो इजिप्ट ने सेम वैसी टेक्निक यूज की है। बिगेस्ट बूस्ट केम फ्रॉम रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पर पेशेंट टू लेस देन $50। $50 से भी कम का जो खर्चा आया है इसको एलिमिनेट करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुई है दवाइयों की। इस वजह से हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली, विद दीज रीजंस अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट। यूरोपियन में 20%, 22% है, साउथ ईस्ट एशिया में इसका इन्फेक्शन इंजेक्शन जो है 20% है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 17% है, ठीक है, 17% उसमें है। अब यहाँ पे क्या है कि 2023 में WHO का डॉक्यूमेंट है, 2019 में यहाँ पे 1.5 मिलियन नए इन्फेक्शन थे, 1/3 जो था HCV इन्फेक्शन जो कहाँ पे हो रहे थे, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में। प्रिवेलेंस जो थी हेपेटाइटिस सी की वर्ल्ड के अक्रॉस 2019 में वो 58 मिलियन लोग थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, दो अनस्क्रीन्ड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स आर टू इम्पोर्टेंट रूट्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन। तो वायरस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, देखिए वायरस ऐसे ट्रांसमिट होता है कि जब जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट्स है उसका इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन हो, प्रॉपरली उनको स्टेरिलाइज ना किया गया हो, और जो और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है हेल्थ केयर सेटिंग्स में उनको प्रॉपर जो है स्टेरिलाइज ना किया हो। मोस्ट कॉमन रूट जो है वायरस स्प्रेड का वो है जैसे अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, जैसे डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, अगर उस इंजेक्शन